हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कैप्लर्स थर्ड लॉ। पिछली क्लास में मैंने कैप्लर्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आपको डिस्कस किया था और हमने ये अभी तक डिस्कस कर लिया कि कोई भी सैटेलाइट प्लेनेट के अराउंड या तो सर्कल में मूव करता है या इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है और इस सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। कैप्लर्स थर्ड लॉ इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड है। देखिए, अब देखिए, हर अर्थ तो फिक्स होती है यहाँ और जो सैटेलाइट होता है वो इस इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा तो इसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी। अब किसी इंस्टेंट पर जब सैटेलाइट यहाँ पर है तो सैटेलाइट और अर्थ को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है ना, मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस r के बराबर है। अब यहाँ पर पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी v के बराबर और स्मॉल टाइम इंटरवल में पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता है, सैटेलाइट यहाँ से यहाँ जाता है और ये टाइम इंटरवल कंसीडर करा बहुत स्मॉल है, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम में ये पार्टिकल जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो भी बहुत कम होगी। अब ये जो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है यहाँ पहुंच जाएगी। तो बेसिकली वीटी टाइम में जो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसने कितना एरिया कवर किया ना, इतना एरिया स्वैप किया। जो सैटेलाइट और अर्थ को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसने कितना एरिया क्रॉस किया इन dt टाइम इंटरवल। अब इस पोर्शन का एरिया अगर हम डेल्टा a के बराबर कंसीडर करें तो कैप्लर्स सेकंड लॉ यह है कि dA by dt इज रिमेंस L by n के बराबर। अब देखिए, dA by dt जो है इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। ये जो यहां से यहां तक ये पोर्शन है जिसका एरिया डेल्टा है, जो डेल्टा t टाइम में ट्रेवल किया, तो एरिया डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इसके बराबर होता है। जहां पर L क्या चीज है, एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम एक सैटेलाइट के लिए कांस्टेंट होता है, मास भी सैटेलाइट का कांस्टेंट होता है, तो ये एरियल वेलोसिटी जो होगी ये भी कांस्टेंट होगी। ये एरिया वेलोसिटी भी इसकी कांस्टेंट होगी। तो ये dA by dt जो एरिया वेक्टर होता है, एरियल वेलोसिटी, ये कांस्टेंट होगी। अब इसका डेरिवेशन कहां से आया, इस तरह से निकाल सकते हैं। देखो, इसका डेरिवेशन करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रेडियस वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो ये जो डायग्राम बना है ये अप्रोक्सीमेटली ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस को मैं इसको कह देता हूं, बेस किसको कह देता हूं, ये r जो है बेस के बराबर है और हाइट यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम याद रखिए। अब यहां से dA by dt निकालेंगे, ये dA के बराबर आया तो dA by dt किसके इक्वल हो गया, r इंटू v अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास x के इक्वल आ गया। बेसिकली ये vdt के बराबर, vdt तो ये वाली लेंथ है लेकिन यहां से हाइट निकालने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो हाइट निकालने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये अपना वेलोसिटी वेक्टर इधर था, r वेक्टर इधर था, ये एंगल थीटा था। अब ये एंगल थीटा है, सॉरी ये एंगल हमने थीटा के बराबर कंसीडर किया और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr sin थीटा। हालांकि इस फॉर्मूले की डेरिवेशन की जरूरत नहीं है हमें, बट मैं डेरिवेशन इसका डिस्कस कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर जो r वेक्टर है, ये r वेक्टर है और ये वेलोसिटी, दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब इस r की लेंथ मैंने कहा था v dt, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये जो हाइट है इस ट्रायंगल की, ये वाली लेंथ क्या होगी, v dt इनटू sin थीटा। अब एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन ये है, तो यहां से बाकी वैल्यू की वैल्यू वी आर साइन थीटा की वैल्यू यहां रखेंगे तो
पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से da/dt हमारे पास आ गया L/2m के बराबर। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि इसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ हमने प्रूव किया है कि ये जो एरियल वेलोसिटी है इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है, L भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, तो ये एरियल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अब इसको अपन ये समझ सकते हैं कि यहाँ इस पोर्शन का एरिया मान लो डेल्टा A1 आया। अब किसी टाइम सैटेलाइट यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ जाने में इसने ये एरिया कवर किया। अब ये एरिया अगर हम डेल्टा A2 कंसीडर करो और यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी वही लूं जो पहले लिया था, जितना टाइम यहाँ से यहाँ का लिया था उतना ही टाइम अगर यहाँ से यहाँ तक का कंसीडर करूंगा, अगर टाइम इंटरवल सेम होगा तो ये एरिया भी सेम होगा। इसका मतलब जैसे इसको टाइम इंटरवल को डेल्टा T1 कह दूं, इसको डेल्टा T2 कह दूं, तो अब इसको मैं इस तरह से कंक्लूड कर सकता हूं, इसको एक बार नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। If delta T1 is equal to delta T2, then delta A1 is equal to delta A2। इसका मतलब सेम टाइम इंटरवल में जो ये R वेक्टर है ये सेम एंगल ट्रेवल, सेम एरिया ट्रेवल करता है। इसी को हम केप्लर्स थर्ड लॉ कहते हैं। थर्ड लॉ अब देखिए अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पाथ और मोशन। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था केप्लर्स लॉ के अकॉर्डिंग कि सैटेलाइट प्लेनेट के चारों तरफ या तो सर्कल में मूव करता है या इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। दोनों केस हमने डिस्कस किए, लेकिन कब ये सर्कल में मूव करता है, कब इलिप्टिकल पाथ में, या कब थोड़ा डिफरेंट पाथ होता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी अर्थ या प्लेनेट जो फिक्स है, ये अर्थ तो क्या है, फिक्स है, और यहाँ से r डिस्टेंस पर एक सैटेलाइट है या पार्टिकल है। ये पार्टिकल है या सैटेलाइट है, इसको मैंने इधर v वेलोसिटी दी है। r डिस्टेंस पर जो पार्टिकल है इसको इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है। अब इसका पाथ कैसा होगा ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि यहाँ जो वेलोसिटी दी है वो किस मैग्नीट्यूड की है। तो हम अलग अलग मैग्नीट्यूड के लिए कैसा पाथ होता है वो डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, डिस्कस करने के पहले एक चीज बता दूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ऑर्बिटल स्पीड होगी उसका फॉर्मूला ये है, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला ये है, और जो अपनी एस्केप वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2 gm/r के बराबर है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एस्केप वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला हमारा ये होगा। अब देखो पहला केस, इफ अगर हम यहाँ पर जो वेलोसिटी दे रहे हैं इस पार्टिकल को वह ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 के बराबर है, इस पॉइंट पर अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है तो इस कंडीशन में पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर पाथ में अगर आपको ध्यान हो तो टोटल एनर्जी हमने निकाली थी तो नेगेटिव आई थी ना, तो इस कंडीशन में टोटल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसका पाथ इस तरह का होगा, इसको सेंटर मानकर इतनी रेडियस का मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं, उस सर्कुलर पाथ पर ये पार्टिकल मूव करेगा। तो पहला केस ये था। तो पहले केस में ऑर्बिटल स्पीड, ये फर्स्ट केस को मैं ए वाला केस है इसको ए लिख देता हूं, इसका मोशन सर्कुलर मोशन होगा। नाउ सेकंड केस, इफ अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम, सॉरी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है तो इस कंडीशन में पार्टिकल का जो मोशन होगा इलिप्टिकल पाथ पर होगा। इलिप्टिकल पाथ पर इस पार्टिकल का मोशन होगा। अब देखो इलिप्टिकल पाथ पर मोशन कैसा होगा इसको समझे। अब देखो इलिप्टिकल पाथ पर पार्टिकल ऐसा मूव करेगा, इसका डायग्राम मैं दूसरे कलर के पेन से बना रहा हूं। ये पार्टिकल यहां से जाएगा ना तो इस तरह से इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। इस सेकंड केस में पार्टिकल का मोशन इलिप्टिकल पाथ होगा और पार्टिकल इस अर्थ के चारों तरफ ही सराउंडिंग में मोशन करता रहेगा। और इस इलिप्टिकल पाथ में भी अगर आपको ध्यान हो तो टोटल
इस कंडीशन में भी टोटल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। सेकेंड वाले केस। नाउ थर्ड केस, इफ अगर उस पार्टिकल की वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा हो और एस्केप वेलोसिटी से कम हो, तो अब इस सिचुएशन में पार्टिकल का मोशन किस पाथ पर होगा ये हमें समझना है थर्ड केस में। और इस थर्ड केस में भी कंडीशन ये है कि इसका मोशन इलिप्टिकल होगा। पार्टिकल अगेन इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा और इसकी टोटल एनर्जी इलिप्टिकल पाथ में तो अगेन नेगेटिव होगी। इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या होगी, अभी भी नेगेटिव होगी। तो इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी इस कंडीशन में भी नेगेटिव है। अब इसका पाथ अगर डायग्राम में बनाओ, पार्टिकल अगर यहां पर है तो इसका पाथ कैसा होगा, इस सिचुएशन में पाथ होगा इसका इस तरह का इलिप्टिकल। ये थर्ड सिचुएशन के लिए इलिप्टिकल पाथ है। तो थर्ड वाला भी इलिप्टिकल पाथ है, अर्थ के चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है और मूवमेंट कर रहा है। अब इसका फोर्थ केस, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर है तो मोशन कैसा होगा ये हमें समझना है। तो आप देखो इस सिचुएशन में पार्टिकल का मोशन किस तरह का होगा, अगर एस्केप वेलोसिटी के बराबर है तो इस सिचुएशन में पार्टिकल कैसे पाथ पर मोशन करेगा, इस वाले सिचुएशन में पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ पर पार्टिकल मूव करेगा और इस सिचुएशन में पार्टिकल की टोटल एनर्जी जो होगी ना जीरो हो जाएगी। पार्टिकल की जीरो टोटल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि देखो अगर इसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर है तो ये इंफिनिटी पर जाकर रुकेगा, तो इंफिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी जीरो और इंफिनिटी पर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या होगी, जीरो के बराबर। अगर पार्टिकल की टोटल एनर्जी जीरो कर दो तो वह इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा, ये इसका मतलब है। ये पैराबोलिक पाथ का मतलब हो गया। और इसको अगर डायग्राम में बनाओ तो कुछ ऐसा नजर आएगा। यह है फोर्थ वाला पार्ट जो पैराबोलिक है। नाउ फिफ्थ पार्ट, इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है तो इस कंडीशन में पाथ होगा हाइपरबोलिक। और इस कंडीशन में पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होगी ना वो पॉजिटिव होगी। टोटल एनर्जी सिचुएशन में पार्टिकल की पॉजिटिव होती है। और इसका पाथ यहाँ डायग्राम में बनाऊंगा तो हाइपरबोला भी कुछ ऐसा ही नजर आएगा। तो ये हाइपरबोला ई वाला केस। तो इस तरह के इसके केसेस होंगे अलग अलग और इनमें पाथ कुछ इस तरह का होगा। अब तो इसमें याद रखने का इजी कंसेप्ट है, जब तक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है या इलेक्ट्रिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तब तक उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। अगर वो इंफिनिटी पर चला गया तो टोटल एनर्जी मतलब एस्केप कर गया तो या तो टोटल एनर्जी जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। अगर इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसके फाउंडेशन में है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो टोटल एनर्जी नेगेटिव। और ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है, इंफिनिटी पर जा सकता है तो टोटल एनर्जी आइदर विल बी पॉजिटिव और जीरो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हम ये जानते हैं कि अर्थ की सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी जो होती है 11.2 होती है। अब हमें, मैंने आपको बताया था एस्केप वेलोसिटी प्लेनेट पर डिपेंड करती है, किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती। अब हम एक दूसरे प्लेनेट की बात कर रहे हैं जिसकी रेडियस अर्थ की रेडियस का ट्रिपल है और डेंसिटी जो है सेम है। तो हमें उस प्लेनेट पर ऑर्बिटल स्पीड बतानी क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑर्बिटल स्पीड नहीं, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है।
देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला इसके बराबर होता है। अब हमें उस प्लेनेट का मास नहीं दे रखा ना, रेडियस में रिलेशन दे रखा है, डेंसिटी में रिलेशन दे रखा है, बट मास में नहीं दे रखा। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें से मास को एलिमिनेट करेंगे और मास की जगह क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू उस प्लेनेट का वॉल्यूम। तो डेंसिटी को मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ r की पावर 3 है, यहाँ तो r स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट के बाहर आएगा तो r ही बचेगा ना। और इसके अलावा डेंसिटी सेम दे रखी दोनों प्लेनेट की, और g तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता ही है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में r ही वेरिएबल है और एस्केप वेलोसिटी r के प्रोपोर्शनल होगी। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि उस प्लेनेट की रेडियस ट्रिपल है, तो एस्केप वेलोसिटी भी 3 टाइम्स हो जाएगी। ये इसका सॉल्यूशन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, हमें दूसरे प्लेनेट पर सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालना है। दूसरे वाले प्लेनेट पर सैटेलाइट का टाइम पीरियड बताना है। अगर दूसरे प्लेनेट की डेंसिटी अर्थ के बराबर है और दूसरे प्लेनेट की रेडियस अर्थ की रेडियस का 4 टाइम है। दूसरे प्लेनेट की रेडियस क्या है, अर्थ की रेडियस का 4 टाइम है। और जो सैटेलाइट घूम रहा है ना, वो अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट घूम रहा है और उस दूसरे प्लेनेट के अराउंड जो सैटेलाइट घूम रहा है उसकी ऑर्बिटल रेडियस सेम है। ऑर्बिटल रेडियस सेम दे रखी है। सैटेलाइट जो प्लेनेट है, जैसे हमारी अर्थ, उसका मान रेडियस कुछ है, वहां दूसरे प्लेनेट की बात कर रहे हैं जिसकी रेडियस 4 टाइम हो जाती है। देखिए अब उस दूसरे प्लेनेट की ऑर्बिटल रेडियस सेम है, तो स्मॉल आर सेम दे रखा है। हमें रेडियस कौन से में वेरिएशन है, जो प्लेनेट है हमने वो बदला है, और प्लेनेट अगर बदला है तो प्लेनेट का मास भी बदलेगा। अब देखो मास में रिलेशन हमें नहीं दे रखा, तो मास को एलिमिनेट करेंगे। मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ जब मास की जगह ये लिखूंगा तो स्मॉल आर तो सेम है दोनों के लिए, ऑर्बिटल रेडियस दोनों जगह सेम है, जी भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, तो केवल आर ही तो वेरिएबल है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड इसके प्रोपोर्शनल होगा। आर की पावर, इसको हम ये भी कह सकते हैं टाइम पीरियड जो है प्रोपोर्शनल है आर की पावर 3/2 के। जनरली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा आते हैं जिसमें ये मास कांस्टेंट रहता है और ये जो रेडियस में रिलेशन दे रखा है ना, उसको ऑर्बिटल रेडियस में रिलेशन मान लेते हैं। और ऑर्बिटल रेडियस अगर होती तो उसकी पावर 3/2 के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, लेकिन प्लेनेट की रेडियस के तो रेसिप्रोकल है। तो अब हमने आंसर निकाला, यहाँ रेडियस दूसरे प्लेनेट की 4 टाइम दे रखी है, तो ये आंसर t/8 आया। अगर हम इस वाली रेडियस में रिलेशन दे रखा होता तो आंसर 8 टाइम ऑफ टाइम पीरियड आता। तो ये इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, गलती होने के चांसेस रहते हैं।
अब देखो एक कंसेप्ट यह है, हमारी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है और सैटेलाइट में जितने भी पार्टिकल होते हैं ना, वो पार्टिकल फ्री फॉल की पोजीशन में रहते हैं, उनका एपरेंट वेट जीरो होता है। सैटेलाइट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें सैटेलाइट के अंदर जी की इफेक्टिव वैल्यू जीरो होती है। अगर वहां पर नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे तो जीरो आएगा। सैटेलाइट के अंदर जो पर्सन है वो जमीन पर खड़े नहीं रह सकते जैसे अपन यहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा जो mg लग रहा है वो नॉर्मल से बैलेंस हो रहा है। लेकिन वहां क्या है, जो mg लगता है ना वो रिक्वायर्ड सर्कल में घुमाने के लिए सेंटीमीटर फोर्स देता है, तो वहां कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता, हमारा वेट जीरो ऑब्जर्व होता है, हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह होते हैं सैटेलाइट के अंदर। ये इसका कांसेप्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एक सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालना है जिसकी अर्थ की सरफेस से हाइट 2r के बराबर है। उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालो जिसकी अर्थ की सरफेस से हाइट 2r की। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है ना, अब इस फॉर्मूले को यूज करके आंसर निकालूंगा। अब इसमें स्मॉल r क्या लिखूंगा, r प्लस h, तो स्मॉल r की जगह तो 3r। अब ये फॉर्मूला यूज कर लूं। अच्छा, इसको यूज करने के लिए g इंटू m की जगह gr² लिख देंगे। तो इस फॉर्मूले में स्मॉल r और g इंटू m की वैल्यू ये रखकर सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इससे टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया था। हमें वो सैटेलाइट है जिसकी अर्थ की सरफेस से 2r हाइट है उसका टाइम पीरियड निकालना है, और सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला ये है। तो अब इसमें वैल्यू रखें, स्मॉल r की वैल्यू क्या है 3r, इसकी होल पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट gr²। तो अब ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3/2 इंटू ये इसका टाइम पीरियड आया। और देखो कैपिटल R अर्थ की रेडियस है और इसकी वैल्यू मैंने आपको पिछली क्लासेस में कैलकुलेट करके बताई थी 84.6 मिनट होती है। तो अब अपना आंसर क्या होगा, इसका टाइम पीरियड 84.6 इंटू 3 की पावर 3/2 मिनट्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो ये एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑर्बिटल रेडियस की किस पावर के प्रोपोर्शनल होता है ये हमें बताना है। वैसे तो हम जानते हैं जनरल में तो टाइम पीरियड क्या होता है, r की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है, तो n 3/2 आ जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। टाइम पीरियड ऑर्बिटल रेडियस की पावर n की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। अगर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है स्मॉल g वो 1/r⁴ के प्रोपोर्शनल हो। जनरली हम लेते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, gm/r²। तो r² के रेसिप्रोकल होता है। यहाँ r² की जगह r की पावर 4 एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम बनाई है, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। अब इस हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम में अगर g की वैल्यू में ये वेरिएशन हो तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखो इसमें हमने जो वहां टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव किया था वो सारी स्टेप फॉलो होगी। पहले हम ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे, उससे टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन,
इसमें न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मास इनटू जी के बराबर होगा, और जी की वैल्यू में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने सी मान लिया, सी अपॉन आर की पावर 4, और ये ग्रेविटेशन फोर्स ही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का हो या मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन का हो, और रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r होता है। अब इन दोनों को मैंने बराबर किया, बराबर करके सॉल्व करता हूं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी r की इस पावर के प्रोपोर्शनल होती है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही से स्पीड कांस्टेंट रहेगी 2 पाई r अपॉन v नॉट। अब यहां से v नॉट की वैल्यू इसमें रखूंगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा टाइम पीरियड r इनटू r टू द पावर 3/2। अब देखो r की पावर यहां 1 है और मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड होती है, तो पावर ऐड होने पर कितनी आ गई 5/2। तो ये अपना आंसर n की वैल्यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्पाइस सैटेलाइट। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें स्पाइस सैटेलाइट का टाइम पीरियड बताना है, तो टाइम पीरियड स्पाइस सैटेलाइट का कैसे निकालेंगे, किसी भी सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला यही होता है। अब स्पेस सैटेलाइट तो वो होता है ना जिसकी अर्थ की सरफेस से हाइट ऑलमोस्ट 0 होती है, तो r बराबर क्या होगा r प्लस s से r की इक्वल हो जाएगा, और g इंटू m की जगह क्या लिखूंगा g r स्क्वायर। तो टाइम पीरियड यहां से क्या आ गया तो स्पाइस सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो होता है 84.6 मिनट के बराबर होता है। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है, वापस हम किसी और प्लेनेट पर एस्केप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं और उस दूसरे प्लेनेट की रेडियस अर्थ की रेडियस से तो 3 टाइम्स है, और उस दूसरे प्लेनेट की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डबल है अर्थ की सरफेस के g से। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखिए बहुत आसान है। एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमने ये डिस्कस किया था और एक ये था। अब इसमें मास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मास में रिलेशन, तो बेटर है हम ये फॉर्मूला यूज कर लें। जी में रिलेशन पता है, रेडियस में रिलेशन पता है, तो अब यहाँ एस्केप वेलोसिटी इसके प्रोपोर्शनल है, तो उस दूसरे प्लेनेट पे एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, जी की जगह डबल किया है तो 2 लिख देंगे और रेडियस की जगह ट्रिपल किया है तो 3 लिख दिया, तो √6 इसका आंसर है। तो √6 टाइम हो जाएगी एस्केप वेलोसिटी। तो बहुत आसान आसान छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं अपने एग्जाम में टॉपिक से रिलेटेड। अगेन वही एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और हमें दूसरे किसी प्लेनेट पर एस्केप वेलोसिटी निकालनी है जिसका मास 100 टाइम्स है
मास ऑफ अर्थ, और रेडियस 1/50 टाइम्स है, तो दूसरे प्लेनेट पर एस्केप वेलोसिटी निकालनी है। तो बेटर है ना, मास और रेडियस में रिलेशन दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एस्केप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखिए इससे एस्केप वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ गई, m और r वेरिएबल है। तो अब यहाँ एस्केप वेलोसिटी दूसरे प्लेनेट पे लिखूंगा तो क्या होगी, अंडर रूट m कितना टाइम्स है 100, तो m की जगह तो 100 आ गया, और रेडियस कितने टाइम्स है 1/50, तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ गया, b e into 10 अंडर रूट 50, ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब देखो हमने ऑर्बिटल रेडियस को ट्रिपल किया है, किसी प्लेनेट के अराउंड जो सैटेलाइट घूम रहा है उसकी रेडियस को ट्रिपल किया, तो बताओ सैटेलाइट के एंगुलर मोमेंटम में नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। नया एंगुलर मोमेंटम सैटेलाइट का हमें बताना है अगर हमने ऑर्बिटल स्पीड को 3 टाइम्स किया है, और कुछ नहीं दे रखा होता है तो मान के चलते हैं कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, और जब ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m v नॉट इनटू r के बराबर। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये है, और ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट gm अपॉन स्मॉल r। अब इसमें बेरी क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट का मास नहीं बदला, प्लेनेट का मास नहीं बदला, केवल सैटेलाइट की ऑर्बिटल रेडियस को हमने चेंज किया है, तो यहां से ऑर्बिटल रेडियस के अंडर रूट के r के प्रोपोर्शनल आ गया ना एंगुलर मोमेंटम। अब मैंने ऑर्बिटल रेडियस ट्रिपल की है, तो नया एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये नया एंगुलर मोमेंटम होगा अंडर रूट 3 टाइम्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटिन्यूस 2 साल ये अपने नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किया था। तो देखिए यहाँ पर एक होलो स्फीयर है, जो होलो स्फीयर है ना उसका मास m1 है और उसकी रेडियस r है, और इस होलो स्फीयर के सेंटर पर एक पॉइंट मास और रखा हुआ है m2। ये m2 जो है होलो स्फीयर के सेंटर पर पॉइंट मास है। अब इनके कारण मुझे होलो स्फीयर के अंदर यहाँ p पॉइंट है, p पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है क्या होगा, और इस p पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस जो स्मॉल r है वो r/3 के बराबर क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन, देखो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं ना तो क्वेश्चन में जितने भी मास दे रखे हैं सबके कारण अलग अलग निकाल के जोड़ते हैं। तो सेंटर पे जो पॉइंट मास है, पॉइंट मास से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, -gm/r, m की जगह m2। ये पॉइंट मास के कारण पोटेंशियल लिख लिया। अब इसी पॉइंट पर होलो स्फीयर के कारण पोटेंशियल लिखूंगा। अब देखो ये p पॉइंट जो है होलो स्फीयर के अंदर है ना, और अंदर वाले पॉइंट पर होलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, g माइनस में आना है, ये gm अपॉन उस होलो स्फीयर की रेडियस, यही फॉर्मूला था ना। अब यहाँ अंदर वाला पोटेंशियल कितना होगा g, और होलो स्फीयर का मास है m1 अपॉन r, तो ये v इनकी वैल्यू यहाँ से ये रखेंगे, और तो p पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, -gm2 अपॉन r बाई स्मॉल r की वैल्यू कितनी है r/3 माइनस gm1 अपॉन r के बराबर। तो ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ग्रेविटेशन
ग्रेविटेशन का चैप्टर ओवरऑल बहुत स्कोरिंग टॉपिक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ना आसान होता है, समझ में आती है आसानी से चीजें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर साल एवरेज 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, आसान टॉपिक है। इसके बाद अगली क्लासेस में हम कुछ और चीजें इसी ग्रेविटेशन के चैप्टर की पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं ग्रेविटेशन का चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा शायद, कुछ एग्जांपल करेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट होता है बाइनरी स्टार सिस्टम। और बाइनरी स्टार सिस्टम के क्वेश्चन नीट के एग्जाम में तो न के बराबर आते हैं, लेकिन आईआईटी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, उसमें बहुत ज्यादा इससे बाइनरी स्टार सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके देन, थैंक यू।